Good morning, students. Today we'll start with the average cost. In our previous lecture, we have discussed about the total cost, means the concept of cost and the total cost, and the various components of the total cost. That was that were the total fixed cost and the variable cost. That means the cost have two components, variable and fixed components. Same as this, these will also be discussed in the concept of average cost. Okay. So what is average cost? Generally average cost is the per unit cost of production. Okay, that means if the whatever the total amount total units are being produced, how much amount of money is being spent to produce that every unit out of that total production or output. That means जितना भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है, ओके, टोटल यूनिट्स जितनी भी प्रोड्यूस की गई हैं, उसमें से हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितना मनी स्पेंड किया, हर एक यूनिट पे कितना मनी स्पेंड किया गया. ओके, सो द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एवरी यूनिट. ओके, एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल आउटपुट की हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया, दैट इज एवरेज कॉस्ट. ओके, हर एक यूनिट में कितना किया गया. हम एवरी एडिशनल की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, कीप रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी एडिशनल यूनिट. ओके, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को जो प्रोड्यूस किया गया है उसमें कितना खर्च हुआ, वो अलग कॉन्सेप्ट है. हम बोल रहे हैं टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया, उसमें से हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च किया गया है. ओके, क्लियर. सो टोटल कॉस्ट जो मीन्स टोटल अमाउंट जो स्पेंड की है, उसको हम बाइफरकेट कर देंगे हर एक यूनिट में. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, simply if we take an example, if total 5 units are produced, okay, 5 यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं, so that is the total production. okay, ये 5 यूनिट्स हमारा टीपी हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया. अब इन 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में टोटल हमने कितना स्पेंड किया मनी जो है, सो a cost of ₹50. These 5 units are produced at a cost of ₹50. That means ये टोटल कॉस्ट हो गई. 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ₹50 खर्च किए हैं. ओके, दीज आर टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट. देन अब इन 5 यूनिट्स पे तो ₹50 खर्च हुए हैं, तो हर एक यूनिट पे कितना खर्च किया गया है. ओके, टोटल 5 को प्रोड्यूस करने के लिए ₹50 खर्च किए हैं, तो हर एक यूनिट पे कितना खर्च किया गया होगा. ओके, तो हम एवरेज निकाल लेंगे. ओके, एवरेज इज कैलकुलेटेड थ्रू with the help of total cost divided by total production or the total quantity. Okay, so total cost divided by the total quantity is equals to the average cost. आ जाता है हमारे पास 50 divided by 5, ₹10. That means ₹10 are being incurred or spent on producing every unit out of the total 5 units. उन हर 5 यूनिट्स में से हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ₹10 खर्च किए हैं. ओके, ये सिर्फ एवरेज बेसिस पे ही होता है. हम ये नहीं कह रहे कि हर एक यूनिट को ₹10 में ही बनाया गया होगा. मे बी पहली किसी यूनिट पे कम खर्च हुआ हो, दूसरी किसी या तीसरी किसी यूनिट पे ज़्यादा भी खर्च करना पड़ गया हो हमें. ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस की वजह से. क्लियर. मीन्स अगर ये अलग अलग दिन प्रोड्यूस की गई हैं, ओके, अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस की गई हैं, तो मे बी रॉ मटेरियल हमने बार बार मंगवाया, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी वेरी कर सकती है. तो पहले की यूनिट सस्ती प्रोड्यूस हुई हैं, बाद वाली यूनिट्स महंगी प्रोड्यूस हुई हैं, वट एवर इट इज़, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट. ओके, हम कह रहे हैं कि टोटल में से हर एक यूनिट को कितना खर्च करना पड़ा प्रोड्यूस करने के लिए. सो दैट इज़ एवरेज कॉस्ट. अब जैसे टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स थे कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी एंड वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी, और टोटल कॉस्ट से ही हमने एवरेज कॉस्ट निकाला है. सो ऑब्वियसली इफ एवरेज कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट और इज बीइंग कैलकुलेटेड from total cost, so total cost basically includes fixed and variable cost, so obviously average cost will also be will also include variable and fixed cost. ओके, सो एवरेज कॉस्ट के भी दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या है. हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, कि फिक्स्ड फैक्टर्स को जो पे किया वो फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो वेरिएबल फैक्टर्स को पे किया वो वेरिएबल कॉस्ट है. ओके, or we can say AC, average cost is the sum total of AFC and AVC, वट एवर इट इज़, कि एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं, या फिर हम कहें एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने पे या उनका सम टोटल ही एवरेज कॉस्ट होती है. सो AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC. ओके, दोनों को मिला दिया जाए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला दिया जाए तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है. ओके, या फिर मैं एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूँ
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा एवरेज वेरिएबल निकाल दिया जाए इस एवरेज कॉस्ट में से तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ओके, सो व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकलती है। ओके, इट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, दैट मीन्स अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट जो है 50 रुपये खर्च की है या 48 रुपये खर्च की है, ठीक है, 6 यूनिट्स को या 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? फॉर एग्जांपल सिंपली मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताऊं तो एक रूम में अगर 4 पर्सन्स रह रहे हैं, 4 बंदे रह रहे हैं, ठीक है, तो रूम का रेंट तो फिक्स है। ओके, रूम का रेंट फिक्स है, बट जो एवरेज कॉस्ट दैट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगी कि रूम का रेंट जो है वो पे करना है लैंडलॉर्ड को, दैट इज़ 10,000 पर मंथ। ओके, सो लैंडलॉर्ड जो है 10,000 पर मंथ लेगा। अब उसको एक अकेला पर्सन दे या वो जो 4 रह रहे हैं वो चारों मिल के दें, डजेंट मैटर, उसे कितना मिलना चाहिए? 10,000। दैट मीन्स मंथ टू मंथ वो कलेक्ट करेगा 10,000 रुपीज़ रेंट के रूप में। ओके, सो टोटल जो रेंट है वो फिक्स्ड रहा हर मंथ। अब हम बात करते हैं कि अगर जब अकेला एक बंदा रह रहा था या अकेला एक पर्सन रह रहा था, सो ही ही हैज़ टू पे ₹10,000 अलोन। ओके, उस अकेले को पे करना पड़ रहा था वो 10,000। इफ़ द 2 पर्सन्स आर लिविंग इन दैट रूम, अब 2 पर्सन्स अगर उस रूम में रह रहे हैं तो रेंट गेट्स डिवाइडेड। अगर 2 अलग अलग पर्सन्स रह रहे हैं तो रेंट डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स एक 5,000 देगा और दूसरा भी 5,000 देगा, हालांकि लैंडलॉर्ड को टोटल 10,000 मिल रहा है। ओके, सो टोटल जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे उसमें एक पर्सन रहे या फिर 4 पर्सन रहें। इसी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते रहेंगे तो हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स पर हेड जो रेंट है वो कम होता जाएगा। अब एक पर्सन के ऊपर जो रेंट का बर्डन आ रहा था वो कम होता जाएगा। ओके, सो 4 पर्सन आ जाएंगे तो 2,500 पर पर्सन जो है रेंट पे करना पड़ेगा। अभी भी लैंडलॉर्ड को 10,000 ही जा रहा है, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं पर्सन्स उनके ऊपर जो बर्डन है रेंट का वो कम हो गया है। ओके, सो जो पर पर्सन रेंट का बर्डन है वो कम हुआ है पर पर्सन। दैट मीन्स टोटल 10,000 में से एक पर्सन कितना रेंट पे करेगा वो कम होता जा रहा है। पहले अकेला था तो उसे पूरा रेंट पे करना पड़ रहा था, अब 4 हो गए हैं तो उसे 2,500 एक पर्सन को पे करना पड़ रहा है। ओके, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो हमें पता चला एग्जांपल से कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एक पर्सन रह रहा था, 2 पर्सन हुए, 3 हुए, 4 हुए, ठीक है, तो पर पर्सन जो रेंट था वो कम होता गया। पहले अकेले को बेयर करना पड़ रहा था 10,000 या पे करना पड़ रहा था, जब 4 हो गए तो अकेले को 2,500 ही पे कर, मीन्स चारों में डिवाइड हो गया और एक पर्सन को सिर्फ 2,500 ही पे करना पड़ रहा था। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड जो है, ठीक है, या प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है। ओके, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, if the number of units produced goes on increasing, the per unit fixed cost or average fixed cost gets decreased। average fixed cost जो है वो decrease होता जाता है। हम टेबल में देखेंगे किस तरीके से ऐसा होता है, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हमें पता है एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, शॉर्ट रन में जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट रन में ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो कॉस्ट भी वेरिएबल ही हो जाएगी लॉन्ग रन में। ओके, तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही फिक्स्ड रहेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहेगी, प्रोडक्शन के साइज या स्केल के साथ वो चेंज नहीं होती एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ओके, मतलब फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस रूम में अगर 4 ही बंदे रह सकते थे मैक्सिमम, ठीक है, अब 5 आएंगे, ठीक है, तो 5वां पर्सन आने पे उन्हें एक एक्स्ट्रा रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। ओके, एक रूम में अगर लैंडलॉर्ड ने अलाउ किया है कि 4 बंदे ही रह सकते हैं तो 4 तक वो जो है वहाँ पे रूम का रेंट फिक्स रहेगा 10,000। अगर 5वां आया तो नेक्स्ट रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, तो टोटल रेंट जो है अब
इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अनदर 10,000 उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे उस रूम की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी थी 5 पर्सन्स, ठीक है, अगर 4 पर्सन्स 4 से इंक्रीज होते हैं तो उन्हें नेक्स्ट रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे होटल में जाते हैं तो वहाँ पे रूम जब रूम लिया जाता है तो उसके चार्जेस फिक्स्ड रहते हैं एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी भी फिक्स्ड होती है कि एक रूम में दो ही पर्सन अलाउड हैं, ठीक है, क्लियर। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होते हैं तो आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे चार्जेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, अगर अकेला पर्सन आता है तो भी उतना ही चार्ज उसको पे करना पड़ेगा, 2 आते हैं तो भी उतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, अगर 2 अलग अलग आते हैं तो वो अपने आप में डिवाइड कर लेंगे उसको। ओके, सो द बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम होता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी एक सर्टेन एक्सटेंट तक, चाहे हम कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर में लें तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है मैक्सिमम 30 क्विंटल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो जब तक हम 30 क्विंटल्स मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं कर लेते तब तक हमारा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, मतलब वो लैंड जो हमने रेंट पे लिया है उसका रेंटल वैल्यू सेम रहेगा। अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते होंगे 30 क्विंटल से तो हमें एक्स्ट्रा लैंड जो है रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 50 या 60 क्विंटल्स हमारी रिक्वायरमेंट है कंजम्पशन की तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा लैंड रेंट पे लेना पड़ेगा, तो रेंटल वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है अप टू द 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, जब तक हम 8 यूनिट प्रोड्यूस करते रहे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही था 10 रुपये। ओके, अब यहाँ पे एवरेज अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला पुट करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय quantity. Okay, so when we were producing 1 unit, okay, total fixed cost was ₹10, average fixed cost was 10. Okay, 10 divided by 1 हमारा average fixed cost 10 ही आया। जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, 1 यूनिट के बजाय हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी 10 रुपीज़ ही है। ओके, बट एवरेज कम हो जाएगा बिकॉज टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 10 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया है 5 रुपये। ओके, दैट मीन्स सिंपली 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट बेयर की है टोटल वो 10 रुपीज़ है। तो इन दोनों यूनिट्स में अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें तो एक यूनिट के ऊपर हमने कितना फिक्स्ड कॉस्ट जो है इनकर किया या खर्च किया एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 रुपये, और दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भी कितना फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपये। ओके, इस तरीके से प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। ओके, नाउ if we plot the figures or the values on the curve or the graph, we may find this graph. This graph is called the rectangular hyperbola. Why? Because at any point of this curve, either it is A, B or C, D, okay, कोई भी point इस graph पे इस curve पे shows the same TFC. B पे, C पे, D पे, okay, either on A, B, C or D, TFC will remain same. Okay, that means AFC into Q will remain same at any point of the curve. Okay, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है ये? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे ए एफ सी इंटू क्यू, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू क्वान्टिटी जब हम निकालेंगे जो कि हमारा टी एफ सी होता है वो इक्वल होएगा। ओके, कैसे? जैसे हमने पिछले जो फिगर्स हैं वैल्यूज़ हैं उन्हें ही प्लॉट किया है इस ग्राफ में, तो हम टेबल पे चलते हैं। हमने कहा ए एफ सी इंटू क्यू हर पॉइंट पे, दैट मीन्स आउटपुट के हर लेवल पे, चाहे आउटपुट हमारी 1 थी या 5 थी या 8 थी। ओके, 1, 5, 8, 7 जो भी थी उन पे हमारा ए एफ सी इंटू क्यू, दैट मीन्स टी एफ सी कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ओके, 10 इंटू 1 10 आएगा, 2 इंटू 5 10 आएगा। ओके, 1.25 इंटू 8 अगेन 10 वी विल गेट। ओके, 1.25 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 10 ही वैल्यू आएगी। ओके, दैट मीन्स कि इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जब हम TFC निकालेंगे या TFC कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आएगी या कांस्टेंट आएगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पॉइंट है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके क्यों देख रहे हैं कि पॉइंट डी पे टीएफसी क्यों निकाला, पॉइंट सी पे टीएफसी क्यों निकाला। दैट मीन्स कि हम कह रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे एएफसी इंटू क्यू जो है इक्वल आएगा, तो हम एएफसी इंटू क्यू निकाल रहे हैं हर पॉइंट पे। ओके, बिकॉज जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ओके तो हर एक पॉइंट जो है एक रेक्टेंगल बनाएगा। ओके, ये रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ। ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सेज each rectangle or every rectangle which is formed by this curve will have the equal area. दैट मीन्स ये कर्व कहता है कि जो भी रेक्टेंगल, ये कर्व रेक्टेंगल बनाएगा बहुत सारे, जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ठीक है, मैच करेंगे, तो जो भी रेक्टेंगल बनेगा हर एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो इक्वल होगा। ओके, सो और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है एएफसी होगी और ब्रेड्थ क्या होगी, आउटपुट होगी। ओके, ओ वाई एक्सिस पे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी या आउटपुट लिया है। ओके, तो जब हम इस फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है हमने वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि ओ वाई एक्सिस पे दी है उसको लेना पड़ेगा, एंड उसकी ब्रेड्थ होगी ओ एक्स एक्सिस पे ठीक है, जो कि क्वांटिटी आउटपुट है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग TFC at each point because AFC into क्या क्यों, AFC into Q क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ओके, TFC का फॉर्मूला हमने पुट किया था, TFC इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू Q, या फिर डिराइव कहाँ से किया इसे, AFC से। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज इज इक्वल्स टू TFC। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो वहाँ से भी हम जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। ओके, अब हमने निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी गिवन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो TFC आ जाएगा। ओके, सो AFC इंटू क्यू इज इक्वल्स टू TFC। ओके, सो इस कर्व पे हम किसी भी पॉइंट पे AFC इंटू क्यू करेंगे, और वो क्यों करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए कहा जाता है इसे बिकॉज every rectangle which is formed through this curve will have the equal area, हर एक रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होगा, और उसका एरिया निकालने के लिए हमें AFC और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स पॉइंट ए पे भी वही एरिया निकलेगा, पॉइंट बी पे भी, पॉइंट सी पे भी और पॉइंट डी पे भी। दैट मीन्स TFC सेम रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, AFC कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। The next one is the variable component, average variable cost. Okay, average cost में average fixed cost और average variable cost दो components होते हैं, fixed and variable component. Okay, average variable cost is the variable cost per unit of output. हमें टोटल जो प्रोडक्शन किया होता है, करना होता है, उसमें हम दो फैक्टर्स यूज़ करते हैं, वन इज़ वेरिएबल फैक्टर एंड अदर वन इज़ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, सो द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड टू वेरिएबल फैक्टर्स इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट एंड विच इज़ पेड टू फिक्स्ड फैक्टर इज नोन एज fixed cost. Okay, and we are not taking a single variable and a single fixed factor. Okay, the number of variable factors and the number of fixed factors are there. Okay, बहुत सारे जो है नंबर ऑफ फिक्स फैक्टर्स या नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो पर फैक्टर, पर वेरिएबल फैक्टर हम उनको कॉस्ट निकाल सकते हैं कि एक वेरिएबल फैक्टर को कितना पे किया गया। दैट्स वाई हम एवरेज वेरिएबल फैक्टर जो कॉस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम एज AFC AVC कैलकुलेट होगा TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स को पे किया है। ओके, फॉर एग्जांपल लेबर इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, तो अकेला लेबर काम नहीं कर रहा है, 10 लेबर्स काम कर रहे हैं। ओके, तो 10 लेबर्स को जो पे किया वेजेस, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई उनकी। ओके, तो पर लेबर कितना पे किया वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। सो हमारे पास टेबल है, हम शेड्यूल में देखेंगे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी
जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी चेंज होती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ओके, कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ओके, सो जब नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ओके, सो जब हम फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ थी, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपीज़ थी, एंड सो ऑन इट इज़ इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ as the quantity or the total production is increasing. Okay, तो 8 यूनिट तक हमने प्रोड्यूस किया, 8 यूनिट तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती गई। अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, सो बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इनिशियली डिक्रीज होती है, देन ग्रेजुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज होगी क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज करोगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हायर करेंगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, बट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इनिशियली डिक्रीज होती है एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। रीजन बीइंग, इसके पीछे रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि इनिशियली द प्रोडक्शन or the output increases at increasing rate. Okay, that means every additional unit of labor contributes more and more output to the total production. Okay, इनिशियली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स लगाते हैं या एक्स्ट्रा लेबरर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हर एक एक्स्ट्रा लेबर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सो जो हमारा टीपी है या आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो सरपास कर देता है कॉस्ट को। ओके, जैसे हम कहें कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ इनकर करनी पड़ी, 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 18। ओके, दैट मीन्स ये इस उतना ही इंक्रीज नहीं हुआ जितना एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इंक्रीज हुई थी। 0 to 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 रुपीज़ इंक्रीज करने पड़े थे, पे करने पड़े थे एक वेरिएबल फैक्टर को। एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हमने प्रोड्यूस करना शुरू की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हुई, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुई जैसे 0 से इसमें इंक्रीज हुआ। ओके, सिर्फ 8 रुपए से ही इंक्रीज हुई। ओके, सो इसको हम 2 में डिवाइड करेंगे 18 को, तो हमारे पास आया 9। दैट मीन्स 1 से या पहले वाले के मुकाबले कम पे करना पड़ा, एंड अगेन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इन डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक फैक्टर जो है प्रोडक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आउटपुट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, इस वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो कम लग रही है। दैट मीन्स जितने वेरिएबल फैक्टर्स हमें लगाने चाहिए थे उतने हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हर एक वेरिएबल फैक्टर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, after that or after some time, when the efficiency of the variable factor gets decreased, okay, कुछ टाइम बाद या एक सर्टेन पॉइंट बाद जब वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स लेबरर्स अब उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते या उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना पहले कर रहे थे, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। ओके, जब एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर उसी लेवल ऑफ आउटपुट को, फॉर एग्जांपल पहले हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर 2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करती थी, अब हर एक्स्ट्रा लेबर जो है 1 ही यूनिट कंट्रीब्यूट करती है, तो पहले की तरह 2 यूनिट्स का मेंटेन करने के लिए हमें 2 लेबर्स लगाने, पहले हर एक लेबर 2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करता था। ओके, सो एक लेबर लगाया तो 2 यूनिट्स ऐड हुई, अब एक लेबर बढ़ाएंगे तो एक लेबर जो है सिर्फ 1 ही यूनिट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम पिछले वाले लेवल को ही मेंटेन करना चाहें कि हर एडिशनल लेबर के साथ हमें हर दिन 2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करनी है टोटल प्रोडक्शन में, तो हमें एक की बजाय 2 लेबर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब एक लेबर जो है 1 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो है वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, और वो होता कब है? जब फिक्स्ड फैक्टर्स फुली यूटिलाइज होने लग जाते हैं। इनिशियली फिक्स्ड फैक्टर्स की जो फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रही थी, इसलिए वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, ग्रेजुअली फिक्स्ड फैक्टर्स की जो कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज हो गई है, ठीक है, एंड sometimes we can also see that the variable factors with continuous work वो थक जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, क्लियर? तो लगातार काम करते करते जो है वो ड्यू टू द इंक्रीज्ड फटीग,
ठीक है, द वर्कर्स में लूज देयर एफिशिएंसी, अब वो उतना ही एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा या एडिशनल लेबर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हमारी जो है जो वेरिएबल कॉस्ट है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर्स हमने लगाए, जैसे 6.3 से 6.6 हुआ, देन 7.7 हुआ, यहाँ तक वो डिक्रीज हो रहा था एंड 7th यूनिट पे आके इंक्रीज होना शुरू हो गया। ओके, रीज़न कुछ भी रहा हो, रीज़न फिक्स्ड फैक्टर फुली यूटिलाइज हो गए हैं या फिर वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है। ओके, तो एवीसी के दो ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेंड हमने क्या देखा, फर्स्ट ट्रेंड इज इनिशियली एवीसी decreases, okay, clear, and then it increases, okay, initially it decreases, okay, and then it increases, sorry it is there, then it starts increasing. So initially abc क्यों decrease होता है, initially abc इसलिए decrease होता है क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर हैं, जो टीपी की फर्स्ट स्टेज है, ओके, जिसमें हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिल रहे थे, दैट मीन्स टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या है, एवरी एडिशनल फैक्टर और एवरी एडिशनल लेबर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। हर एक एडिशनल लेबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके, clear, that's why initially avc decreases। okay, after that when there is decreasing or diminishing returns to factor, that means the second stage of tp in which tp increases at decreasing rate। okay, second stage जिसमें कि tp increase तो होता है बट decreasing rate से increase होता है, rate of increment कम होती जाती है। ठीक है, that is the stage of diminishing returns। okay, इस केस में हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि अब फैक्टर्स जो है वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ओके, सो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इसी तरीके से है, यू शेप्ड होगा, इनिशियली वो डिक्रीज होगा, देन वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 6th यूनिट्स तक वो डिक्रीज हुआ, देन 7th यूनिट उससे ज़्यादा हो गई और 8th यूनिट उससे ज़्यादा हो गई। ओके, इसलिए हमारा एवीसी यू शेप्ड होता है। नाउ द क्वेश्चन इज समटाइम्स इट इज आस्क्ड दैट व्हाई एवीसी कर्व इज यू शेप्ड। एक सिंपल सा याद रखने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए कि व्हाई इज एवीसी यू शेप्ड। एवीसी यू शेप्ड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था, और क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इनिशियली TP increases at increasing rate returns, okay, or increasing rate, because we have observed increasing returns to a factor initially। स्टार्टिंग में हम increasing returns to a factor, that means every increasing returns to a factor का मतलब क्या है, हर एक फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो दिस वाज द increasing returns to a factor। ओके, then we have observed or then we may experience the diminishing returns to a factor, that means when TP starts increasing or started increasing at a decreasing rate। okay, so the U shape of the ABC is due to the law of variable proportions। okay, initially अब इसको explain कैसे करेंगे, why is ABC U shaped? ABC is U shaped because of the law of variable proportion, as the law of variable proportion states that initially every variable factor contributes more and more to the TP, that means TP increases at increasing rate in the first stage। okay, clear, so till then TP increases at increasing rate, the AVC will decrease। when TP increases at decreasing rate, or when the TP starts increasing at decreasing rate, then AVC starts increasing, क्योंकि अब हर एक फैक्टर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है जितना पहले कर पा रहा था। ओके, सो टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो हमारा एवीसी इंक्रीज होना, दैट मीन्स हमें वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स वी विल बी नीडिंग, और वी विल हैव टू अपॉइंट मोर लेबरर्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, so more laborers will be appointed, then more wages or higher wages is to be provided। so हमारा wages बढ़ जाएंगे तो average variable cost भी increase हो जाएगा। okay, now the relation of
AC, AVC एंड AFC, ठीक है। सो AC क्या है, AC का जो कंपोनेंट्स हैं AFC एंड AVC है, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस, ओके, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC, ओके। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो समेशन है वो हमारा AC होता है, ओके। सो ग्राफिक प्रेजेंटेशन अगर हम इसका देखते हैं, सो AFC हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, डिक्रीज होता जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हालांकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स तो है, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। इसका जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है बहुत कांस्टेंट, ये पैरेलल आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, जब भी बिल्कुल नीचे आ जाता है कर्व पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, तब ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे या ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू होता है, पॉइंट्स में डिक्रीज होगा, ओके। फिर तब तक पॉइंट आ जाएगा लॉन्ग रन का, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वेरिएबल हो जाएगी, इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है एक पॉइंट के बाद, ओके। द नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज यू शेप्ड। जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है यू शेप्ड है, ठीक है, इनिशियली डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है, एंड अबव ऑल दैट इज AC, ओके, दैट इज द समेशन ऑफ AFC एंड AVC, ओके। समेशन है तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर ही होगा, दैट मीन्स AVC और AFC को मिला दें तो AC बन जाता है। अब कैसे, ये हमेशा ऊपर ही क्यों रहेगा AC, AVC और AFC के? फॉर एग्जाम्पल the point P, this is the point P and this is A and this is Q, okay. So what is PQ, okay, ये जो PQ है that means ये difference, okay, it will be equal to AQ, that means जो point P है वो है हमारा AVC और AFC का म्यूचुअल पॉइंट, ओके। Q है AC, the point Q is on AC curve and the point P is the mutual point of AVC and AFC, okay. And the point A is 0 जो हमें दिखा रहा है, ठीक है, 0 दिखा रहा है वो। अगर हम कोस्ट वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ले रहे हैं हम, आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोस्ट 0 है हमारी, ठीक है, ओके। इफ इट इज द आउटपुट, सो कोस्ट इज 0 एट पॉइंट ए, नॉट पॉइंट पी और क्यू, ओके। अगर पी पे देखें तो कोस्ट हमारी कुछ ना कुछ है, ओके। सो बात ए पॉइंट की हो रही है कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ए को देखा जाए तो कोस्ट कर्व पे अगर हम इसको मिलाएंगे तो कोस्ट एक्सिस हमारा ओ वाई है, तो पॉइंट ए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। सो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट वॉज द गैप ऑफ AP or like PA and QP, okay, the gap of AP and QP, okay, not AQ, clear, this is not AQ, this is AP, okay, this is AP. The gap of AP and QP means this gap and this gap between AC and AVC and between AVC and AFC, okay. So this gap is equal, that means if we take the another the point ED and CB, okay, that means AFC to OX axis and AC and AVC. So जो AFC है, ठीक है, B to C जा रहा है, यही गैप हमारा ED है, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, ये हमने इसलिए यूज़ किया है ये जो पॉइंट्स हैं टू डिफाइन दैट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC, AC और AVC में जो गैप रहेगा, AC कर्व और AVC कर्व में जो गैप रहेगा वो हमेशा AFC के इक्वल होएगा, ठीक है, बिकॉज AC इज इक्वल्स टू AVC प्लस AFC। AFC में AVC ऐड किया तब जाके AC बना है, ठीक है, तो AVC में हम AFC ऐड करेंगे तो ही तो वो AC बनेगा, दैट मीन्स दैट विल बिकम इक्वल टू AC, ओके। AVC अकेला जो है AC के इक्वल नहीं होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अकेली जो है एवरेज कॉस्ट के इक्वल नहीं होगी, उसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो टू रीच एट AC
we need to add AFC. ओके, AVC से AC, दैट मीन्स पॉइंट D to E पे पहुंचने के लिए हमें जो BC का गैप है, ओके, जो BC का गैप है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट BC हमें दिख रहा है, ठीक है, जो BC का गैप है दैट इज द गैप ऑफ AFC, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जाके E पे पहुंच पाएंगे, D to E पे पहुंच पाएंगे. सो DE इज इक्वल्स टू BC. ये जो DE पॉइंट है, जो गैप दिख रहा है DE, ये BC के इक्वल होगा. दैट मीन्स AC और AVC का जो डिफरेंस है, ओके, AC और AVC का जो डिफरेंस है, ये हमेशा AFC होगा. एंड AFC इज डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, AFC डिक्रीज हो रही है, तो AC और AVC का जो गैप है वो भी, जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो भी कम होता जाएगा. ओके, इनिशियली देखो ये कितना ज़्यादा गैप था, क्योंकि इनिशियली AFC ज़्यादा था. देन AFC स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, सो AC एंड AVC आर कमिंग क्लोजर. ठीक है, AVC इज कमिंग क्लोजर टू AC, AVC जो है AC के क्लोज आती जा रही है. ठीक है, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी. दैट मीन्स AC विल नेवर बिकम इक्वल टू AVC. AC और AVC एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ AFC. हो जाती है इक्वल अगर AFC ज़ीरो होता. ओके, ना तो AFC ज़ीरो होगा और ना ही AC और AVC इक्वल होंगी. ओके, क्योंकि AFC ज़ीरो इसलिए नहीं होगा बिकॉज जब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है AFC डिक्रीज होता है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद AFC इतना धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है कि ज़ीरो तक पहुंचने में इतना लंबा टाइम लेगा कि लॉन्ग रन आ जाएगा. ओके, सो AFC डिक्लाइंस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट so gradually or with such a lower rate that it will to become zero it will take a very longer time. Until then we will observe the long period, okay, or long run. In long run no factor is fixed factor. Each factors are variable factor, each factor is variable factor. That's why fixed cost will not एग्जिस्ट. ओके, इतना ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा ज़ीरो होने में कि लॉन्ग रन हम ऑब्जर्व करेंगे, और लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता तो फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी. इसलिए AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और AFC ज़ीरो नहीं होगा तो AC और AVC इक्वल नहीं होंगे. वो क्लोज तो आते जाएंगे जैसे जैसे AFC डिक्रीज होगा. ओके, सो दिस वाज द पॉइंट. ओके.